हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बंधन वाला चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर। और अपने लास्ट लेक्चर में हमने वहां पर फजांस का नियम अध्ययन किया था, जब हमने देखा था कि फजांस ने हमें एक नया शब्द दिया था, ध्रुवीकरण। बच्चों ध्रुवीकरण के द्वारा हम देखते हैं कि जहां पर जिस यौगिक में ध्रुवीकरण ज्यादा होता है वो अधिक सहसंयोजी प्रवृत्ति का होता है, और जहां पर कम होगा वो अधिक आयनिक प्रवृत्ति का होता है। बच्चों साथ में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस प्रकार से हम ध्रुवीकरण को कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी उसके कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक थे। बच्चों आज हम अध्ययन करने वाले हैं ध्रुवीकरण के अनुप्रयोग। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग नोट करेंगे, ध्रुवीकरण के अनुप्रयोग, यानी इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ध्रुवीकरण के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ध्रुवीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर आप एक बार फिर से नजर डाल लें, क्योंकि वो पांचों कारक यहां पर काम आने वाले हैं। बच्चों यहां पर हम बात करें सबसे पहले नंबर 1 पर, कि यदि मुझे आयनिक यौगिकों के अंदर सहसंयोजक लक्षण ज्ञात करने हैं तो मैं वहां पर ध्रुवीकरण का प्रोसेस चेक करूंगा कि कहां पर ध्रुवीकरण अधिक है। तो ध्यान रखेंगे, यदि मुझे सहसंयोजी लक्षण ज्ञात करने हैं, सहसंयोजक लक्षण हमें ज्ञात करने हैं, तो हम देखते हैं कि कौन से यौगिक में ध्रुवीकरण अधिक होगा। जहां पर ध्रुवीकरण अधिक है वहां पर सहसंयोजी लक्षण वहां पर अधिक हमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट में बात करें नंबर 2 पर। नंबर 2 पे हम लेते हैं इसका जस्ट उल्टा, जहां पर हमें चेक करना है आयनिक लक्षण की अधिक मात्रा, तो हम चेक करेंगे कि कौन से यौगिक में सबसे कम होता है ध्रुवीकरण। तो कहने का मीनिंग हुआ ये इसके व्युत्क्रमणपाती संबंध प्रदर्शित करता है। ओके, जैसे हमने एग्जाम्पल काफी सारे वहां पे देखे थे, हमने वहां पर नोट किया था कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास में यदि रखा हुआ है एल्यूमिनियम का नाइट्राइड है, एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड है, और एल्यूमिनियम का हमारे पास में है फ्लोराइड है। ठीक है बच्चों, ये अपने पास 3 यौगिक है एल्यूमिनियम के। मुझे चेक करना है कि यहाँ पर सबसे अधिक ध्रुवीकरण कहां पर हो रहा है। जहां पर अधिक ध्रुवीकरण होगा वो अधिक सहसंयोजी प्रवृत्ति का हमें दिखाई देगा। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर कारक अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर +3, मतलब कहने का मीनिंग हुआ सभी पर एल्यूमिनियम +3 पर है, नाइट्रेट यहाँ पर -3 पर है, ऑक्साइड यहाँ पर होता है 2 पर, और यहाँ पर फ्लोराइड क्या बच्चों F यहाँ पे दिखाई दिया मुझे -1 पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एनायन पर आवेश का मान निकाल लिया है। हम देखते हैं कि बाएं से दाएं जैसे मैं देखता हूं तो यहाँ पर नेगेटिव आवेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेगेटिव आवेश कम होगा तो पास वाला जो एल्यूमिनियम +3 आयन है वो उसको ज्यादा ध्रुवीकृत नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर नेगेटिव आवेश कम होने की वजह से ध्रुवीकरण हमें यहां पर कम होता हुआ दिखाई दिया। अतः सहसंयोजी जो लक्षण है वो यहां पर क्या होने लगे, कम होने लगे। तो सबसे अधिक सहसंयोजी प्रवृत्ति का कौन होगा बच्चों, यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्रेट मुझे यहाँ पर दिखाई देगा, सबसे अधिक सहसंयोजी प्रवृत्ति का दिखाई देगा। बच्चों साथ में हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं आयनिक लक्षण को भी। आयनिक लक्षण देखिए यहाँ पर, इसके लिए हम एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम धनायन को चेंज करना चाहेंगे। यहाँ पर अपने पास में है NaF MgF2 LF3। ओके, यहाँ पर F- सभी का कॉमन है। धनायन यहाँ पर +1 में है, +2 में है, +3 में है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार कि सबसे अधिक आयनिक यहाँ पर कौन होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा धनायन क्या हो रहा है, पॉजिटिव आवेश यहाँ पर बढ़ता जा रहा है।
पॉजिटिव आवेश का मान यहां पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, प्लस थीटा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। पर जो प्लस आवेश यहां पर बढ़ता है तो ध्रुवीकरण का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, अधिक होगा। तो हमने नोट किया ध्रुवीकरण यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर हमें अधिक दिखाई देता है। ठीक है, ध्रुवीकरण अधिक दिखाई देगा तो यहाँ पर आयनिक रिएक्शन क्या होंगे बच्चों, हमें कम दिखाई देंगे। अतः मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर आयनिक जो लक्षण है वो कब कम हो रहे हैं, आयनिक जो लक्षण है वो हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः सबसे अधिक आयनिक हमें मिलेगा NaF, यहाँ पर हमें मिलता है सबसे अधिक आयनिक लक्षण वाला यौगिक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों में यहाँ पर ध्रुवीकरण को देखते हुए आयनिक यौगिकों के अंदर सहसंयोजी लक्षण वो आयनिक लक्षण की व्याख्या यहाँ पर कर सकता हूं। अनुप्रयोग नंबर बच्चों हम नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। अनुप्रयोग नंबर हम आते हैं नंबर थर्ड पर। नंबर थर्ड पर देखते हैं रंग की तीव्रता। रंग की तीव्रता की हम बात करेंगे यहां पर बच्चों। रंग की तीव्रता का मीनिंग हुआ कि कौन से यौगिक रंगहीन है, कौन सा यौगिक वहां पर रंगीन है। ठीक है, मतलब कलरफुल है और कलरलेस की हम बात करें यहां पर, कौन सा रंगहीन है और कौन सा वहां पर रंगीन है। बच्चों हमने पढ़ा है कि यदि कोई भी यौगिक रंगीन है उसके पीछे एक कारण होता है इलेक्ट्रॉन का घूमना फिरना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का घूमना फिरना। यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन को घूमने फिरने की जगह ज्यादा मिल जाती है तो वो यौगिक अधिक रंगीन हमें दिखाई देगा। और यदि काफी कम जगह है या जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन के घूमने फिरने की, वहां पर स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है इलेक्ट्रॉनों का, तो वो यौगिक मुझे वहां पर रंगीन की जगह रंगहीन दिखाई देगा, मतलब वो कलरलेस मुझे वहां पर दिखाई देगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जहां पर हम देखते हैं, हम बात करें ध्रुवीकरण के अनुप्रयोग की। ध्रुवीकरण में हमने देखा था कि धन आयन पास वाले ऋण आयन को खींचेगा अपनी तरफ। जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऋण आयन से धन आयन के समीप आते जाएंगे। और यदि दूरी अधिक हो चुकी है, ज्यादा खींचा आपने, तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर से चलते हुए धन आयन के पास पाएंगे और धन आयन के पास पाएंगे तो वहां पर रंग की जो तीव्रता है वो वहां पर अधिक बढ़ने लगेगी। या इसका हम उल्टा बोल सकते हैं कि किसी आयनिक यौगिक के अंदर ध्रुवीकरण काफी कम हो रहा है, नहीं के बराबर होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, मतलब बहुत कम हो रहा है। धन आयन पास वाले ऋण आयन को बहुत कम खींच पा रहा है, बहुत कम खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बहुत कम मात्रा में होगा। ठीक है, ऋण आयन से धन की तरफ बहुत कम मात्रा में होगा। अतः हम बोल सकते हैं ऊर्जा का निष्कासन वहां पे कम होगा, अतः वो यौगिक मुझे सफेद या रंगहीन दिखाई देगा। तो यहां पर हम देखते हैं एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रंग की तीव्रता की मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान से देखिएगा, ये बढ़ती है कब, जब ध्रुवीकरण क्या होता है, बढ़ने लगता है। कैसे देखते हैं, एग्जांपल अपने पास में है, यहां पर है AgCl है, AgBr है, AgI है, तीन यौगिक मैंने यहां पर लिए हैं। इनके रंग की मैं बात करूं तो यहां पर मुझे दिखाई देता है ये सफेद रंग का है। AgBr यहां पर हल्का पीला है, हल्का पीला रंग का है, और यहां पर ये गहरा पीला रंग का है। ओके, तो आपने देखा कि जब मैं ऊपर से नीचे यहां पर देखता हूं तो यहां पर जो रंग की तीव्रता है वो बढ़ती जाती है। क्या हो रही है, यहां पर रंग की तीव्रता वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, आइए हम देखते हैं। बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, हम बात करें AgCl की, तो AgCl में Cl माइनस छोटा है और AgI में I माइनस क्या है, सबसे बड़ा हमें दिखाई दिया। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, यहां पे जो Cl है वो अपने आकृति को, जो गोलाकार है, वो अपने आकृति को बहुत कम मात्रा में क्या करेगा, ध्रुवीकृत कर पाएगा Ag+ के द्वारा। ठीक है, इतना सा ध्रुवीकरण उसके अंदर हुआ। AgBr में हम देखते हैं जो ब्रोमाइड है, जो प्रारंभ में गोलाकार होगा और इसकी आकृति Cl की तुलना में ज्यादा है, तो उसका जो ध्रुवीकरण है वो यहां पर हमें थोड़ा अधिक दिखाई देगा। ठीक है, AgI की बात करें, ये आकार में सबसे अधिक है, बड़ा है, अतः इसका जो ध्रुवीकरण है वो यहां पर हमें सबसे अधिक दिखाई देगा। देखिए यहां पर इसका ध्रुवीकरण काफी अधिक हो रहा है। कौन करता है ये करता है Ag+, यहां भी कौन करता है Ag+, यहां भी कौन करेगा Ag+।
तो बताइए इलेक्ट्रॉन को घूमने फिरने की जगह कहां पर ज्यादा मिली, तो आपका आंसर होगा सर लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन को घूमने फिरने की जगह ज्यादा मिल रही है, अतः ध्रुवीकरण ज्यादा हो रहा है लास्ट वाले यौगिक में एजीआई में, अतः उसकी जो रंग की तीव्रता है वो भी हमें यहां पर ज्यादा दिखाई देती है। तो हमने नोट किया कि लास्ट वाले में हमने देखा ध्रुवीकरण ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ कि ऊपर से नीचे आने पर नेगेटिव आयन का जो आकार है वो यहां पर बढ़ता हो जा रहा है, अतः ध्रुवीकरण यहां पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, राइट, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ध्रुवीकरण अधिक है तो रंग की तीव्रता भी क्या होगी वहां पर हमें अधिक दिखाई देती है। तो बच्चों ये अपने पास हुआ अनुप्रयोग नंबर सेकंड की हमने यहां पर बात करी है। जो अनुप्रयोग नंबर हम आते हैं फोर्थ नंबर पर आते हैं। फोर्थ नंबर पे ध्यान से देखिएगा, फोर्थ नंबर पे हमें ध्यान से रखना है, हम बात करें यहां पर तापीय स्थायित्व की। तापीय स्थायित्व की स्थायित्व की हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में थर्मल स्टेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाता है, ठीक है, इसको हम ट्रिपल स्टार देंगे, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये थर्मल स्टेबिलिटी होती क्या है, सपोज कीजिए हमारे पास में कोई एक यौगिक है, हमने एक लिया है यौगिक जहां पर बहुत सारे परमाणु यहां पर मिलकर इस यौगिक का निर्माण करते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस यौगिक को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जब मैं इसको ऊर्जा प्रदान करूंगा तो ये यौगिक क्या होगा बच्चों, यहां पर विभिन्न प्रकार के अणु परमाणु में विभक्त हो जाएगा। नहीं क्या हो गया, क्या हो चुका है, ये हो चुका है विघटित हो चुका है, विघटित हो गया। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि इस यौगिक को मैंने ऊर्जा देकर क्या किया, अलग अलग भागों में यहां पर तोड़ दिया है, इसको विघटित कर दिया है। अब मुझे देखना है कि यहां पर जो हमने ऊर्जा का जो मान दिया है वो काफी कम है या काफी ज्यादा है। पर जो जिसके लिए यदि आपने इस यौगिक को अधिक ऊर्जा देकर तोड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि इस यौगिक की जो तापीय स्थायित्व है वो काफी अधिक है, यानी काफी मजबूत था, हमें यहां पर बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ी। और यदि ये कम ऊर्जा से टूट जाता है तो हम बोलेंगे कि यहां पर जो हमारे यौगिक है वो काफी क्या था, दुर्बल था, उसके जो अणु परमाणु परस्पर अच्छे से बंधित नहीं थे, कम ऊर्जा से टूट गए, अतः उसका तापीय स्थायित्व क्या हुआ बच्चों, तापीय स्थायित्व वो उसका काफी कम था। ठीक है, तो तापीय स्थायित्व का मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी यौगिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान उसके तापीय स्थायित्व का निर्धारण करता है कि वो अधिक मजबूत है या फिर वो कम मजबूत है। तो बच्चों हम बात करें तापीय स्थायित्व की कि तापीय स्थायित्व कब बढ़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा, यदि मुझे तापीय स्थायित्व को बढ़ाना है, तापीय स्थायित्व को मुझे बढ़ाना है, तापीय स्थायित्व की मैं बात कर रहा हूं, यदि मुझे इसको बढ़ाना है तो हमारे पास यौगिक कैसा होना चाहिए, आयनिक या सहसंयोजी प्रवृत्ति का। बताइए आपके पास यौगिक यदि आयनिक प्रवृत्ति का है तो उसके अंदर आयन प्रबल बंध से जुड़े रहेंगे, अधिक मजबूत रहेंगे, अधिक ठोस रहेंगे। अतः कहने का मीनिंग क्या हुआ कि तापीय स्थायित्व क्या होता है बच्चों, तापीय स्थायित्व आयनिक यौगिकों का अधिक होता है। ठीक है, और ये व्युत्पन्न पाती होता है किसके, सहसंयोजक यौगिकों के, सहसंयोजक यौगिकों के। ओके, तो जो यौगिक सहसंयोजी है उसका तापीय स्थायित्व कम है, जो आयनिक है उसका तापीय स्थायित्व क्या बच्चों हमें अधिक दिखाई देगा। अब हम ये तो जान चुके हैं कि यदि किसी यौगिक में ध्रुवीकरण ज्यादा हुआ तो वो सहसंयोजी प्रवृत्ति का होगा, और सहसंयोजी प्रवृत्ति का होगा तो तापीय स्थायित्व क्या होगा उसका बच्चों कम हो जाएगा। अतः मैं तापीय स्थायित्व और ध्रुवीकरण में यदि संबंध निकालना चाहता हूं तो देखिए यहां पर क्या संबंध निकलेगा, संबंध यहां पर निकलेगा कि यदि तापीय स्थायित्व मुझे अधिक रखना है तो मुझे यौगिक में
ध्रुवीकरण क्या करना पड़ेगा, मुझे कम करना होगा। ध्रुवीकरण मुझे कम करना होगा। ये ध्रुवीकरण कम होगा तो प्रवृत्ति क्या होगी, वहां पर हम देखते हैं कि आयनिक जो लक्षण है वो यहां पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जिन यौगिक के अंदर ध्रुवीकरण कम होता है वो अधिक स्थायी माने जाते हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों यहां पर हम बात करें तापीय तत्व की, तो तापीय तत्व को पढ़ने के लिए मुझे इसको दो भाग में बांटना होता है। तापीय स्थायित्व को हम पढ़ना चाह रहे हैं, यहां पर विभिन्न प्रकार के यौगिकों में इसका हम क्रम देखेंगे अभी। तो तापीय तत्व को हम दो भागों में पढ़ेंगे, नंबर एक और नंबर 2। नंबर 1 में क्या होगा बच्चों, नंबर 1 में हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई यौगिक है आयनिक और उसमें जो ऋणायन है वो बहुपरमाणुविक प्रकार का है। बहुपरमाणुविक का मीनिंग क्या हुआ कि वहां पर एक से अधिक परमाणु उपस्थित है। तो हमने बोला कि यदि हमारे पास में यहां पर धनायन तो है सही, धनायन के साथ में जो ऋणायन है, जो नेगेटिव आयन है वो कैसा है, वो यहां पर अपने पास में बहुपरमाणुविक है, बहुपरमाणुविक होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम बात करें कि हमारे यौगिक जो आयनिक है उसमें धनायन तो है सही, साथ में जो नेगेटिव आयन है वो बहुपरमाणुविक इस बार नहीं है, वो कैसा है, वो एकल परमाणुविक है। वो हमें दिखाई दे रहा है कैसा, एकल परमाणुविक। ओके, तो या तो एक परमाणु वाला होगा या फिर वो बहुपरमाणुविक वाला होगा। ठीक है बच्चों, जैसे हम बहुपरमाणुविक की बात करें तो हमारे पास में काफी सारे यहाँ पर नेगेटिव आयन है। जैसे हम बात करें यहाँ पर एग्जांपल में हमने यहाँ पर लिया है कार्बोनेट को, बाइकार्बोनेट को, सल्फेट को, नाइट्रेट को, ठीक है, हाइड्रोक्साइड को आदि। इन सब में देखिए आप एक से अधिक परमाणु हैं। जैसे कार्बन में कितने हुए, 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 4 परमाणु हो चुके हैं। तो सब में यहाँ पर एक से अधिक मुझे परमाणु दिखाई देते हैं आयन के अंदर। एकल परमाणु की हम बात करें तो एकल परमाणु पे अपने पास आ सकते हैं, जैसे X- आ सकता है। X- का मीनिंग क्या हुआ, ये अपने पास में क्या बच्चों यहाँ पर हैलाइड है। ठीक है, ये क्या अपने पास में हैलाइड है। यहाँ पर हम ले सकते हैं ऑक्साइड को या नाइट्रेट को या आदि। ठीक है, इन सब में हमें दिखाई देता है, मात्र एक एक परमाणु हमें दिखाई देता है। बच्चों यदि हम बात करेंगे कि यदि मुझे यौगिक में दिखाई देते हैं, बहुपरमाणुविक आयन दिखाई देते हैं, नेगेटिव आयन वहां पर बहुत सारे परमाणु से बना हुआ है, तो मैं वहां पर ध्रुवीकरण को अप्लाई करूंगा, ध्रुवीकरण को वहां पर मैं लगा दूंगा और ध्रुवीकरण देखते ही मुझे वहां पर तापीय तत्व मुझे याद आ जाएगा कि उसका बढ़ाना है या घटाना है। तो देखिए इस वाले केस में हमें क्या करना है, जहां पर बहुपरमाणु यौगिक है वहां पर मुझे तापीय स्थायित्व की बात करनी है और ये निर्भर करेगा ध्रुवीकरण पर। और ये ध्रुवीकरण की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने पढ़ा है जितना कम ध्रुवीकरण उतना अधिक आयनिक लक्षण, और जितना अधिक आयनिक लक्षण उतना अधिक तापीय तत्व पर हमें दिखाई देने वाला होगा। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, यहां पे जो आंसर आएगा वो हमें ध्रुवीकरण को देखते हुए देना है। नेक्स्ट, यदि आपके पास में एकल परमाणुविक यहाँ पर अपने पास में आयन दे रखे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं तापीय जो स्थायित्व होगा, तापीय स्थायित्व की जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे जालक ऊर्जा के अनुसार। जालक ऊर्जा मतलब धनायन और ऋणायन जब आकर्षित होते हैं तो निकलने वाली ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहते हैं। जितनी अधिक जालक ऊर्जा निकलेगी उतना यौगिक हमारा ठोस कठोर होता जाएगा और उसको तोड़ने के लिए हमें वहां पर अधिक ताप देना होगा, वो अधिक तापीय तत्व प्रदर्शित करेगा। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि तापीय तत्व हम बढ़ेगा इस वाले केस के अंदर कब, जब वहां पर जालक ऊर्जा का मान हमें अधिक दिखाई देगा। तो जिन यौगिक में जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा उनका तापीय तत्व क्या होता है बच्चों, काफी अधिक दिखाई देता है। तो हम तापीय तत्व के जो एग्जाम्पल होंगे उनको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है, नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो यहां पर इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनके एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल लेंगे जहां पर बहुपरमाणुविक हमें
ऋणायन यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसको नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं फिर हम। तो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट किया है ताप तत्व के लिए। एग्जाम्पल नंबर ए लिखा हमने। यौगिक में धनायन तो होगा ही सही, साथ में क्या है, बहु परमाणविक यौगिक या परमाणविक ऋणायन है। ओके, तो ध्यान से रखिएगा, यहां पर हम बात करें ऐसे यौगिक जहां पर हमें बहुपरमाणुविक ऋणायन दिखाई देते हैं। यहां पर हम सबसे पहले ले सकते हैं कार्बोनेट को। ठीक है बच्चों, किसके लिए ले सकते हैं, यहां पर हम कार्बोनेट्स को हम यहां पर ले सकते हैं। तो हमने नोट किया कार्बोनेट्स। ये अपने पास में फर्स्ट एक है, लिखेंगे हम कार्बोनेट, सेकंड एक लिखेंगे यहां पर हम कार्बोनेट। ठीक है, ये वर्ग संख्या है फर्स्ट है और ये सेकंड है वर्ग संख्या हमने नोट कर रखी है। तो यहां पर हमने लिखा वर्ग संख्या एक में अपने पास में जो कार्बोनेट है उसका नाम होगा लिथियम का कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम का कार्बोनेट। ओके, सेकेंड ए में आते हैं। सेकेंड ए में अपने पास है बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। ये अपने पास में फर्स्ट है सेकेंड के कार्बोनेट हमने यहां पर प्रदर्शित किए। ध्यान से रखिएगा, दोनों के लिए एक ही प्रकार के हमें एग्जाम्पल दिखाई देते हैं यहां पर। तो यहां पर दोनों के लिए हम कॉमन चीज नोट करेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। यहां पर चलिए देखते हैं कॉमन चीज में क्या क्या आ रहा है। ध्यान से बच्चों, दोनों केस में हमें जो ऋणायन है वो दिखाई दे रहा है कॉमन, और वो क्या है बच्चों, बहु परमाणुविक प्रवृत्ति का हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर कार्बोनेट में काफी सारे परमाणु हैं, 4 परमाणु हमें दिखाई देते हैं कार्बोनेट के अंदर। एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर हम बात करें फिजी में ऊपर से नीचे आता हूं तो दोनों ही केस में धन आयन पर आवेश का मान तो बराबर है, +1 सब में +1 है, यहां पर +2 सब में +2 है। अतः मैं बात करूंगा यहां पर धनायन का आकार, यदि मैं वर्ग में ऊपर से नीचे आता हूं दोनों ही कंडीशन पे, तो यहां पर मुझे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धनायन का आकार यदि ज्यादा है तो ध्रुवीकरण क्या होगा बच्चों, वो बड़ा जो धनायन है वो पास वाले ऋणायन का बहुत कम कर पाएगा ध्रुवीकरण। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नीचे जाने पर हम देखते हैं ध्रुवीकरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो नीचे वाले जो यौगिक होंगे उनकी जो प्रवृत्ति होगी वो क्या होती है, वो यदि बच्चों यहां पर आयनिक प्रवृत्ति यदि प्रदर्शित करेंगे। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर आयनिक लक्षण, आयनिक जो लक्षण होंगे वो हमें यहां पर अधिक दिखाई देंगे। और जो अधिक आयनिक है उनका तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व क्या होगा, वो मुझे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे इसका आंसर देना था, हमने इसका आंसर दे दिया है। तो जब तापीय स्थायित्व की बात करें तो नीचे वाले जो यौगिक होंगे वो अधिक तापीय स्थायित्व प्रदर्शित करेंगे दोनों ही वर्गों के अंदर। ओके, तो यहां पर हमने एग्जांपल लिखा है तापीय स्थायित्व का, यहां भी एग्जांपल लिखा हमने तापीय स्थायित्व का। तो बच्चों जो नीचे वाले यौगिक हैं, आयनिक यौगिक हैं, वो अधिक आयनिक लक्षण गुण रखते हैं, अतः उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उनका तापीय स्थायित्व क्या होता है बच्चों, वहां पर हमें अधिक प्राप्त होता है।
एक विशेष बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम तापीय सत्व की बात कर रहे हैं कि नीचे वालों में तापीय सत्व बहुत अधिक होता है। तो बच्चों ध्यान से देखते हैं कि यदि मैं लिथियम कार्बन को गर्म करता हूं, लिथियम कार्बन को मैं गर्म करता हूं, तो लिथियम कार्बोनेट में आयनिक लक्षण थोड़ा कम है, सहसंयोजी लक्षण वहां पर ज्यादा है, क्योंकि लिथियम छोटा है, ध्रुवीकरण अधिक करेगा। अतः बच्चों क्या हुआ कि जब मैं लिथियम कार्बन को मैं गर्म करता हूं तो ये टूट जाता है। किसके अंदर टूटता है? लिथियम कार्बन को मैंने गर्म किया, कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन लिथियम के पास आती है तो बनता है यहां पर Li2O, और कार्बन से एक ऑक्सीजन चली गई है तो यहां पर निकल जाती है CO2 गैस, यहां पर मुक्त हो जाती है। तो हमने देखा कि लिथियम कार्बन को जब मैं गर्म करता हूं तो वहां पर धातु का ऑक्साइड और CO2 गैस निकलती है, और वो इसलिए टूट गया क्योंकि वो सहसंयोजी प्रवृत्ति का है। ओके, क्योंकि उसमें ध्रुवीकरण की मात्रा अधिक थी। बच्चों ये हम आगे इनको तोड़ना चाहते हैं। फर्स्ट वर्ग में मैं यदि आगे इनको तोड़ता हूं तो मैंने इन सबको गर्म करना प्रारंभ किया और मैं काफी लंबे समय तक इनको गर्म करता हूं, काफी देर तक इनको गर्म करता हूं, लेकिन ये सभी कार्बोनेट जो फर्स्ट ए के हैं इनको आप कितना ही गर्म कीजिए, कितनी देर तक गर्म कीजिए, ये कभी भी टूटेंगे नहीं, बस ये गर्म होते हैं, कभी भी ये विघटित नहीं होते हैं। तो हमने क्या आंसर दिया कि जितने भी कार्बोनेट अपने पास में हैं ये क्या होते हैं? ये ताप से विघटित नहीं होते हैं, ताप से विघटित नहीं होते हैं। तो ये विशेष बात याद रखनी चाहिए हमें यहां पर कि फर्स्ट ए वर्ग में यदि मैं कार्बन की बात करूं तो लिथियम कार्बन ही टूटता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के जो कार्बोनेट है वो कभी टूटते नहीं है, क्योंकि वो अधिक स्थायी होते हैं, उनमें आयनिक लक्षण अधिक होता है और उनको तोड़ने के लिए इस ऊर्जा से काम चलने वाला नहीं है। यदि हम बात करें सेकंड ए फर्स्ट ए की तुलनात्मक अध्ययन करें तो लिथियम में +1 होता है, ये +1 प्रदर्शित करते हैं, ये +2 प्रदर्शित करते हैं। अतः इनके जो धनायन है वो ध्रुवीकरण अधिक कर सकते हैं। अतः मैं बोल सकता हूं कि जहां पर ध्रुवीकरण अधिक होगा वो कम तापीय स्थायित्व प्रदर्शित करेंगे। अतः फर्स्ट ए के यौगिक जो होते हैं उनमें तापीय स्थायित्व क्या होता है बच्चों? अधिक हमें मिलता है। ये हमने चिन्ह किसका बनाया है? तापीय स्थायित्व का हमने बना रखा है। तो याद रखेंगे कि फर्स्ट ए का तापीय सत्व सेकंड की तुलना में क्या होता है बच्चों? हमें अधिक दिखाई देता है। बच्चों यदि हम इनको गर्म करें तो हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पर इनको गर्म करने पे मिलता है धातु के ऑक्साइड और CO2 मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे हमने इनको सबको गर्म कर दिया, ठीक है, जैसे मान के चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम कार्बन को गर्म कर दिया मैंने, यहाँ पर लगभग मैंने 900 डिग्री टेम्परेचर लिया है। बताइए क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड M का मतलब क्या हुआ? कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। इसको भी हम आगे गर्म करेंगे लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनता है? स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड, CO2 बन जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं, बेरियम कार्बोनेट लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटेगा और बनेगा बेरियम का ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाता है। इनको भी आप गर्म करते हैं तो ये आसानी से धातु के ऑक्साइड प्लस CO2 बना देंगे। ओके, तो ये था अपने पास में बच्चों कार्बन का स्थायित्व। तो सेकंड ए का कार्बन यहाँ पर आसानी से टूट सकते हैं, विघटित हो सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? तापमान हमें अधिक देना होगा। नेक्स्ट पे बात है बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं बाइकार्बोनेट के बारे में। हमने नोट किया नेक्स्ट एग्जांपल बाइकार्बोनेट्स। फॉर्मूला क्या है? HCO3- का होता है। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर मेरे पास में फर्स्ट ए के कार्बोनेट है और यहां पर सेकेंड ए के कार्बोनेट है। यहां पर नोट किया मैंने लिथियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट। यहां पर आते हैं बेरिलियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और आगे लिखते जाएंगे तो मिलेगा मुझे लास्ट में बेरियम बाइकार्बोनेट।
इन सब के लिए भी हमारे पास में वही कॉमन चीजें हैं। यहां पर भी हम बात करें इन सब के लिए तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों प्रकार के जो बाइकार्बोनेट है उनमें भी धनायन का जो आकार है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता जा रहा है। लिथियम से सीजियम तक आकार बढ़ेगा, बेरिलियम से बेरियम तक आकार बढ़ेगा। बच्चों आकार बढ़ने से क्या हुआ? आकार बढ़ने से यहाँ पर ध्रुवीकरण हमें दिखाई दिया कम। अतः आयनिक लक्षण क्या हुए? आयनिक जो लक्षण है वो यहां पर बढ़ने लगे हैं। अतः मैं बोल सकता हूं कि यहां पर तापीय स्थायित्व क्या होता है? वो बढ़ने लगता है। अतः इन सब में सबसे अधिक तापीय स्थायित्व हमें नीचे वाला दिखाई देगा। यहां पर भी हमें नीचे वाला अधिक तापीय स्थायित्व प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि दोनों के एग्जाम्पल अब लगभग सेम आने लगे हैं। तो ये वो बच्चों अपने पास में बाइकार्बोनेट का स्थायित्व की हमने बात करी यहां पर। और आपको एक चीज और बताया बच्चों, यहां पर हम देखिए यहां पर कि यदि मैं फर्स्ट ए वर्ग की बात करूं तो बताइए यहां पर सबसे अधिक सह संयोजी प्रवृत्ति का कौन सा बाइकार्बोनेट है? तो आपका आंसर होगा कि सर यहां पर ध्रुवीकरण सबसे अधिक हो रहा है। तो लिथियम जो बाइकार्बोनेट है वो सबसे अधिक यहां पर क्या है? सह संयोजी प्रवृत्ति का है। बच्चों ये इतना सह संयोजी प्रवृत्ति का है कि इसके अंदर आयनिक लक्षण काफी कम हो गए, काफी कम होते हैं। अतः इसको तोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी ही द्रव अवस्था में आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर फर्स्ट ए में जो हमने अंडरलाइन किया है लिथियम बाइकार्बोनेट को लिथियम बाइकार्बोनेट तो सेकंड ए में आते हैं। सेकंड ए में हमने देखा कि सेकंड ए और फर्स्ट ए की मैं बात करूं तो अधिक ध्रुवीकरण कहां पर होता है? जिस पर +2 आवेश है, या तो +1 था या +2 आवेश है। अतः हमने देखा कि सेकंड ए वालों में ध्रुवीकरण की मात्रा अधिक है। अतः हम बोल सकते हैं कि लिथियम बाइकार्बोनेट व बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के बाइकार्बोनेट हमेशा द्रव अवस्था में होते हैं। द्रव अवस्था में होते हैं। ओके, ये बच्चों क्या होंगे? द्रव अवस्था में हो गए हैं क्योंकि ध्रुवीकरण अधिक होता है। ओके, ध्रुवीकरण की मात्रा अधिक होगी तो बच्चों क्या होंगे? ये मुझे हमेशा किस अवस्था में दिखाई देंगे? द्रव अवस्था में मुझे दिखाई देंगे। बाकी इनके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट है ये ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। ओके बच्चों, यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कार्बोनेट के बाद यदि हम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, जब इनको गर्म कर देते हैं तो ये विघटित होते हैं। जो ठोस अवस्था में वही विघटित होंगे और बच्चों ये विघटित होकर बनाते हैं सोडियम का कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, तो इसको तोड़ दिया हमने और यहां पर जो बाइकार्बोनेट है वो बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट और H2 में टूट जाते हैं। इसके जैसे ही पोटेशियम, नेक्स्ट रुबिडियम, सीजियम भी आसानी से हम तोड़ सकते हैं, लेकिन नीचे आने पर मुझे तापमान अधिक देना होगा। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों अपने पास में बाइकार्बोनेट के एग्जांपल। नेक्स्ट पर आते हैं हम यहां पर अब सल्फेट में। सल्फेट के एग्जांपल देखते हैं, जिसे फर्स्ट ए का सल्फेट है, सेकेंड ए का सल्फेट की हमने बात करी है, लिथियम सल्फेट। यहां पे कौन सा आएगा? बेरिलियम सल्फेट मुझे यहां पे मिलेगा। यहां पर हम नीचे पहुंचते हैं तो लास्ट में मुझे मिलता है सीजियम का सल्फेट, यहां मिलेगा हमें लास्ट में बेरियम का सल्फेट। अब हमें पता लग चुका है
कि यदि हमारे पास ऋणायन बहु परमाणुविक है तो ऊपर से नीचे आने पर जो ध्रुवीकरण है, ध्रुवीकरण क्या होगा, वो होता है कम, अतः तापीय स्थायित्व यहां पे क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आने पर इन सभी केस में भी तापीय स्थायित्व हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो नीचे वाले क्या है, अधिक तापीय स्थायित्व प्रदर्शित यहां पर करेंगे। बच्चों ऐसे हम बात करें, यहां पर नाइट्रेट की बात कर सकते हैं। नाइट्रेट वाले केस में हम चेक कर सकते हैं इसको किस प्रकार से, देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। तो हम यहां देख रहे हैं, हमें यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि यदि मेरे पास में ऐसा आयनिक यौगिक है जिसके पास में बहुपरमाणुविक क्या है, ऋणायन है, तो मैं ऊपर से नीचे आने पर उनका तापीय तत्व हमेशा हर केस में बढ़ा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं हम यहां पर नाइट्रेट के NO3 माइनस, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रेट। फर्स्ट ए के लिख सकते हैं, सेकेंड ए के लिख सकते हैं, लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और लास्ट में क्या देगा, सीजियम नाइट्रेट। यहां पर आते हैं बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम का नाइट्रेट और लास्ट में आ जाएगा बच्चों कौन सा, बेरियम का नाइट्रेट। चलिए बताइए, यहां पर ऊपर से नीचे आने पर ध्रुवीकरण क्या हो रहा है, सेम जैसे हमने पहले नोट किया है, सेम बताना है। धनायन का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवीकरण कम होगा, ध्रुवीकरण कम हो रहा है तो तापीय तत्व क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ध्रुवीकरण यहां पर हो रहा है कम, अतः तापीय स्थायित्व यहां पर बढ़ जाएगा। तो सबसे अधिक तापीय स्थायित्व कौन शो करेगा, नीचे वाले आयनिक यौगिक। ध्यान दीजिएगा, लिथियम नाइट्रेट यहां पर सबसे कमजोर है, इसे मैं कम ताप पर ही आसानी से यहां पर तोड़ सकता हूं। तो देखिए यहां पर क्या बनता है बच्चों, यदि मैंने लिथियम नाइट्रेट को जो अधिक सहसंयोजी प्रवृत्ति का है उसको गर्म किया तो यह बनता है लिथियम का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 यहां पर बन जाते हैं। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, हम यहां पर 4 नोट करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो बच्चों आपने देखा कि जो हमारा नाइट्रेट था वो पूर्ण रूप से टूट चुका है NO2 और O2 के अंदर। लेकिन हम बात करें यहां पर कि यदि मैं इनको गर्म करता हूं, यदि इनको मैं गर्म करता हूं तो इनका तापीय तत्व काफी अधिक है, और तापीय तत्व काफी अधिक होगा तो ये अपने एनो बंध को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाएंगे। यह क्या बनता है, यह बनता है धातु का नाइट्राइट। क्या बनता है, NO2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर धातु का यहाँ पर बन जाता है NO2 बन जाता है। साथ में क्या होगा, यहाँ पर हमें O2 गैस निकलती हुई दिखाई देगी। सेम कहानी यहाँ पर है। यदि मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे भी क्या बनते हैं बच्चों, यहाँ पर भी हमें बनते हुए दिखाई देंगे धातु के नाइट्राइट प्लस O2 गैस बनती हुई दिखाई देगी। क्या ये, इसे बोलते हैं हम धात्विक नाइट्राइट। ठीक है, ये क्या थे, ये थे अपने पास में नाइट्रेट। ये क्या थे, नाइट्रेट थे। तो इनसे जितने भी हमने एग्जांपल लिखे इनसे मुझे समझ में आ चुका है कि यदि मेरे पास में वहां पर कैसा बच्चों, वहां पर बहुपरमाणुविक वहां पर ऋणायन है तो मैं नीचे आने पर उनका क्या करूंगा, तापीय तत्व वहां पर मैं बढ़ा दूंगा। चाहे वो हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रेट हो, चाहे वो सल्फेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, चाहे वो कार्बोनेट हो। ठीक है, अब हम बच्चों हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास धनायन तो है
लेकिन साथ में जुड़ा हुआ है एकल परमाणविक क्या ऋणायन। ओके, एकल परमाणु का जुड़ा हुआ आपके पास में, वहां पर ऋणायन मेरे पास जुड़ा हुआ है। एकल परमाणु की हमने बात करी थी, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, नाइट्राइड है, ऑक्साइड है, ये सब एकल परमाणविक होते हैं। इन सब में बच्चों में तापीय स्थितित्व की बात करनी है तो वहां पर मैं चालक ऊर्जा को देखता हूं। लेटेस्ट एनर्जी जहां पर ज्यादा होती है वहां पर तापीय स्थायित्व भी क्या होगा, अधिक मुझे प्राप्त होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे यहां पर लगाना है, क्योंकि यहां पर एकल परमाणु है तो चालक ऊर्जा वहां पर ज्यादा प्रभावी होगी किसकी तुलना में बच्चों, ध्रुवीकरण की तुलना में। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं जिसे हमने नोट किया है, LiF, NaF, KF, RbF, सीजियम फ्लोराइड। ओके, नेक्स्ट हम बात करें यहां पर बेरिलियम डाइफ्लोराइड, मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, स्टोनशियम डाइफ्लोराइड और क्या आएगा बच्चों लास्ट में, BaF2। एग्जांपल और भी है आपके पास में, यहां पे लिख सकते हैं हम लिथियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का ऑक्साइड, या फिर बेरिलियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम का ऑक्साइड। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं हम लिथियम का नाइट्राइड, लिथियम के बाद में आ सकता है अपने पास में सोडियम का नाइट्राइड, नाइट्राइड मतलब N, और आ सकते हैं हम आगे सीजियम का नाइट्राइड। सेकेंड वर्ग में मैं बात करूं यहां पर तो यहां पर आएगा बेरिलियम नाइट्राइड, Be3N2 Mg3N2 और लास्ट में लिख सकते हैं हम बेरियम 3N2। ओके, तो बच्चों हमने देखा कि यहां पर जितने भी ऋणायन है वो एकल परमाणुविक है। ये दो नहीं है, ये नाइट्राइड है जिस पर एक N पर -3 होता है। ये तो हमने उसका आणविक सूत्र प्रदर्शित किया है। तो यहां पर हम देखते हैं चालक ऊर्जा की अब बात करेंगे, सभी केस में बात करते हैं। सभी केस में देखते हैं कि यहां से यदि मैं यहां जा रहा हूं, बाएं से हम दाएं जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर हमें दिखता है कि यहां पर सभी केस में धनायन का आकार बढ़ता जाता है, धनायन का आकार बढ़ता जाता है। तो नोट किया हमने क्या पर धनायन का आकार बढ़ेगा। ठीक है, हमने पढ़ा बच्चों कि लेटेस्ट एनर्जी आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, आकार यदि बड़ा होगा तो चालक ऊर्जा का मान वहां पर हमें कम प्राप्त होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे आयन है तो अधिक आकर्षण होगा, अधिक चालक ऊर्जा निकलेगी। बड़ा बड़ा आयन है तो वहां पर आकर्षण कम होगा, कम चालक ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो भाई आकार बढ़ता जा रहा है धनायन का, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो चालक ऊर्जा है, लेटेस्ट एनर्जी है, वो बाएं से दाएं जाने पर घटती हुई दिखाई देगी। अतः यहां पर तापीय जो स्थायित्व है वो आगे वालों का ज्यादा होगा, पीछे वालों का कम होगा। अतः तापीय स्थायित्व क्या होगा बच्चों, यहां पर हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी केस की सेम कहानी है, तीनों पॉइंट सभी के लिए मैंने कॉमन लिखे हैं, आप चेक कर लेना। सभी केस में धनायन का आकार बढ़ता जा रहा है और हमें पता लगा धनायन का आकार बढ़ेगा तो वहां पर लेटेस्ट एनर्जी कम होगी और तापीय स्थायित्व का मान क्या होगा, हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। अतः सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग आगे वाले हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनको तोड़ने के लिए हमें काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चों ये हो आपके पास में तापीय स्थायित्व का क्रम।
अब आते हैं बच्चों हम अनुप्रयोग नंबर नेक्स्ट पाते हैं। अनुप्रयोग के नंबर हम बात करें तो यहाँ अपने पास में होगा 5वें नंबर का अनुप्रयोग होगा। 5वें नंबर का हम देखते हैं अनुप्रयोग। तापेश्वर मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया है। अगला आता है बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं ध्रुवीकरण के अनुप्रयोग में। ध्रुवीकरण के अनुप्रयोग में हम आगे बात करें तो हम यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर सकते हैं, गलनांक, क्वथनांक की बात कर सकते हैं। जिन यौगिकों के अंदर ध्रुवीकरण ज्यादा होगा वो अधिक सहसंयोजी प्रवृत्ति के होंगे, और वो अधिक सहसंयोजी प्रवृत्ति के क्योंकि गलनांक वो क्वथनांक का मान क्या होगा बच्चों, हमें वहां पर कम ही प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसका, गलनांक व क्वथनांक की। गलनांक व क्वथनांक ध्रुवीकरण पर निर्भर करते हैं। जहां पर ध्रुवीकरण ज्यादा होगा उनका गलनांक क्वथनांक क्या होगा बच्चों, कम हमें मिलेगा। तो ध्रुवीकरण आप कम कर दीजिए तो गलनांक क्वथनांक वहां पर बढ़ेंगे, और ध्रुवीकरण यदि आपने ज्यादा कर दिया तो गलनांक व क्वथनांक वहां पर हमें कम होते हुए दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपने पास में है BeCl2, बेरिलियम, मैग्नीशियम का क्लोराइड है। लास्ट में आएंगे क्या आएगा अपने पास में, बेरियम का आ जाएगा क्लोराइड। ओके, यहां पर अपने पास में सेकेंड एक हमने लिखे क्लोराइड हमने नोट कर दिए हैं। नेक्स्ट पे पाते हैं, और लिख सकते हैं यहां पर हम CF2, स्ट्रोंशियम F2, बेरियम F2। ठीक है, ये अपने पास में फ्लोराइड है। कौन से, सेकेंड एक अपने पास है। यहां पर ऐसे मैं लिख सकता हूं, फर्स्ट एक भी नोट कर सकते हैं हम, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम में आगे लिख सकते हैं मैग्नीशियम का फ्लोराइड है, एल्यूमिनियम का ट्राई फ्लोराइड है। चलिए इनमें हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की हम बच्चों बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सकते हैं ना कि बेरिलियम छोटा है, छोटा होगा तो ध्रुवीकरण ज्यादा करेगा, और ध्रुवीकरण ज्यादा करेगा तो गलनांक क्वथनांक का मान कम होगा। अतः मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मान हमें बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई देता है। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में छोटा कौन है, कैल्शियम है। जो छोटा होगा वो ध्रुवीकरण ज्यादा करेगा, अतः मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका ही कम होगा। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में हमें छोटा दिखाई दिया कौन, एल्यूमिनियम +3, क्योंकि यहां पर आवेश का मान कितना है, +1, यहां पर है +2, यहां पर है +3। अतः हम बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम +3 यहां पर अधिक छोटा है, अतः ध्रुवीकरण यहां पर ज्यादा होगा, अतः गलनांक क्वथनांक भी इसका हमें कम दिखाई देगा। ऐसे में एग्जांपल और नोट कर सकते हैं, वहां पर ऑक्साइड के रूप में रख सकते हैं हम Na2O, MgO, Al2O3। चलिए बताइए, हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो किसका ज्यादा होगा। जब हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की गलनांक बिंदु की तो ये मैग्नीशियम, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन तो तीनों कॉमन है। ये +1 है, ये +2 है, +3 है। बताइए छोटा कौन है, छोटा हमें दिखाई दिया एल्यूमिनियम +3 छोटा होगा, छोटा होगा तो ध्रुवीकरण ज्यादा करेगा, ध्रुवीकरण ज्यादा करेगा तो यौगिक में सहसंयोजी लक्षण ज्यादा आएंगे, और सहसंयोजी लक्षण ज्यादा आ गए तो उसका गलनांक क्या होगा बच्चों, अपने आप ही वहां पर कम हो जाएगा। तो सबसे अधिक गलनांक मुझे किसका दिखाई देगा, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने यहां पर गलनांक के पॉइंट को नोट किया। इस प्रकार से मैं मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की यहां पर व्याख्या कर सकता हूं किसके द्वारा, यहां पर ध्रुवीकरण के द्वारा। तो बच्चों ये अपने पास में मुख्य रूप से यहां पर हमने देखा कि मुख्य रूप से यहां पर अपने पास में 5 अनुप्रयोग होते हैं जिनसे मैं ध्रुवीकरण को आसानी से समझ सकता हूं, और ध्रुवीकरण को मैं बता सकता हूं कि ध्रुवीकरण से आयनिक यौगिकों के अंदर कौन कौन से गुण मुझे वहां पर दिखाई देते हैं परिवर्तित होते हुए यहां पर। ठीक है, उसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम यहां पर बात करेंगे विलेयता की। विलेयता काफी इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है। विलेयता में भी हम इस प्रकार के क्रम या ऑर्डर यहां पर व्यवस्थित करेंगे। तो बच्चों आयनिक यौगिक की जो विलेयता है वो मुख्य रूप से जालक ऊर्जा,
और जलयोजन ऊर्जा, साथ में हम बात करें ध्रुवीकरण के ऊपर भी निर्भर करती है। और ये किस प्रकार से निर्भर करती है, इन सबको देखने के लिए, इन प्रकार के कारक को देखने के लिए जो विलायतों को प्रभावित करते हैं, इनके लिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए काफी है, आज के लिए थैंक यू।